बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सही चौधरी। मुल्क की तारीख का अपनी नौयत का सबसे बड़ा केस 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है और ये केस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो सज़ाए मौत सुनाई गई थी उसके खिलाफ जो सदारती रेफरेंस है आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट को भेजा था एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, उसमें क्या हो सकता है? क्या ये केस जो है ये अदालती वक़ार की चूलें हिला सकता है? और फिर क्या सुप्रीम कोर्ट इस रेफरेंस का जवाब देने से इनकार कर सकती है? इस पर बात करेंगे। और फिर आर्मी चीफ जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब अमेरिका पहुंच गए हैं। ये उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभालने के बाद पहला दौरा है अमेरिका का। और इसमें और जो माजी में हमारे आर्मी चीफ जाते रहे हैं अमेरिका के दौरों पे, उनमें क्या फ़र्क है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। बहुत सारे लोग ये बात पूछ रहे हैं कि जनाब ये 1 साल बाद जा रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क है? और पहले वाले जो दौरे होते थे उनमें क्या फ़र्क है? इन दौरों में जो भी आर्मी चीफ आता है उसके बारे में हमारा तासर यही होता है कि जनाब ऐसा आर्मी चीफ, ऐसा सिपा सलार पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। शुरू में तो तारीफ़ों के पुल बांधे जाते हैं। जो भी आया है, इवन कमर जावेद बाजवा साहब जब आए थे उस वक्त, और फिर रहील शरीफ साहब, शुक्रिया रहील शरीफ, आपके इल्म में है, और हाफिज साहब जब आए हैं तो इनके बारे में भी यही तासर है जनाब ये ऐसा आर्मी चीफ अब तक मिला ही नहीं। आते ही जनाब जो फौज को अलग कर दिया सियासत से, और दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि जनाब हमारा तो इन्होंने रगड़ा निकाल दिया पीटीआई का, और शायद इस बात का गुस्सा निकाला जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब जो थे ये रुकावटें डाल रहे थे इनके आर्मी चीफ बनने की राह में। तो ऐसा कोई मामला, लेकिन मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपके गोशगुजार करना चाहता हूं कि जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर और जो माजी में हमारे आर्मी चीफ रहे हैं उनमें बड़ा फ़र्क है। माजी में जितने भी आर्मी चीफ आए हैं उनके बारे में जो तासर है पाकिस्तान में, बल्कि तासर प्लस है कि वो अमेरिका की आशीर्वाद से आर्मी चीफ बने, या उन्होंने जब वो गए हैं अमेरिका के दौरे पे, जब जहाँ तब्दीली, जो कमान की तब्दीली से कुछ अर्सा पहले वो गए हैं वहाँ, और वो वहाँ से उनकी मंजूरी हुई है। ऐसी बातें सुनते रहते हैं ना आप भी। फिर वो पाकिस्तान आते हैं और फिर हुकूमत पाकिस्तान जो है उनका तकर्रर कर देती है, और शायद ये पेंटागन का हिस्सा है हमारी आर्मी जो है। इस तरह की बातें माजी में होता भी रहा है। ऐसे अफगान जहाज से लेके पूरी दुनिया में जो पंगे हम लेते रहे हैं अमेरिका के कहने पे, तो उससे तो यही लगता है। लेकिन ये जो दौरा है, या तो आर्मी चीफ जब बनता था उसके फौरन बाद जो पहला दौरा करता था वो अमेरिका का होता था, लेकिन इनका दौरा 1 साल बाद ये अमेरिकी दौरे पे गए हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं जनाब अचानक चले गए हैं, अचानक, और शायद ये पाकिस्तान में मार्शल लॉ की मंजूरी लेने के लिए गए हैं। ये इनका अचानक दौरा नहीं है, ये 3 माह पहले से शेड्यूल हुआ था। ये शेड्यूल दौरा है उनका, और अमेरिका पहुंचे हैं। वहाँ उनकी पेंटागन में भी और जो दूसरी सिविल हकाम हैं उनके साथ भी मुलाकातें होंगी। ज़ाहिर है जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर होते हैं उस हवाले से बात होगी। और फिर ये अमेरिका समझता है कि जनाब पाकिस्तान में असल हुकूमत तो इन्हीं की है जो वहाँ दौरे पे गए हुए हैं। आपको याद होगा कि बाजवा साहब भी गए थे और इमरान खान भी गए थे। इमरान खान का इस्तकबाल कैसे हुआ था और बाजवा का इस्तकबाल कैसे हुआ था, आपके इल्म में ही है ना, इकट्ठे गए हुए थे ना उस वक्त। तो वो जनाब ये, और दूसरी बात मार्शल लॉ वाली जो बात की जा रही है, तो अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत या मार्शल लॉ से कोई दिलचस्पी नहीं। उनकी दिलचस्पी इस बात में है कि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत ऐसी होगी जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, वो मार्शल लॉ हो या जमहूरी हुकूमत हो। बल्कि वो मार्शल लॉ को ज़्यादा पसंद करते हैं। वो आपदा से जब सफ़ीर थे, उन्होंने अपनी जो किताब है उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है कि आसिफ नवाज जंजुआ जो हैं वो सिपह सलार थे उस वक्त। तो वो वहाँ अमेरिका के दौरे पे जाते हैं और ये साथ होती हैं। वो कहते हैं मेरी मुलाकात करवा दें जनाब, वो मुलाकात करवा देती हैं शायद सेक्रेटरी दफ़ा से। अब मेरे ज़हन से ये निकला डिप्टी सेक्रेटरी थे वो या सेक्रेटरी दफ़ा थे। तो उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। तो वो कहती हैं जनाब उसके बाद मैं बाहर बैठ गई, 1 ऑन 1 मुलाकात थी। वो आसिफ नवाज जंजुआ साहब बाहर आए हैं तो मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ गए। तो वो बार बार ये तवक्को कर रहे थे कि मैं उनसे पूछूंगी कि अंदर क्या बातें हुई हैं।
तो उन्होंने आखिर नहीं पूछा कहती मैंने, तो आखिरकार जंजुआ साहब ने ये पूछ लिया कि आपको कोई दिलचस्पी नहीं है इस बात से, कोई तजस्सुस नहीं है कि अंदर क्या बात हुई है? उनका जो बात हुई है मुझे पता है। उनके क्या बात हुई है? उनका जनाब बात ये हुई है कि अगर आप इस हुकूमत का तख्ता उल्ट देते हैं और मुल्क में मार्शल लॉ लगा देते हैं, तो अमेरिका को इसमें कोई इतराज़ नहीं होगा। उनका है आपको कैसे पता? उनका जो भी आर्मी चीफ यहाँ आता है ना, उससे यही बात करते हैं ये कि आप जो मर्जी करो पाकिस्तान में, जमहूरियत के साथ जो मर्जी खिलवाड़ करो, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल अब हाफिज साहब वहाँ गए हैं, तो यहाँ बातें हो रही हैं ऐसी कि शायद जनाब इलेक्शन डिले करने का मामला है या कोई और मामला है, इसकी मंजूरी लेने गए हैं। ये पहली बात तो ये है कि ये पहले आर्मी चीफ हैं जो अमेरिका की मर्जी के बगैर या उसकी मंजूरी के बगैर या उसकी मुशावरत के बगैर, पाकिस्तान में कुछ ऐसा रौला बना हुआ था ये आर्मी चीफ के पिछले साल नवंबर में, आपको याद ही होगा जब इन्होंने तो कोई एक्सटेंशन की बातें हो रही थी, इमरान खान ने अपना रौला डाला हुआ था और शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ के कहने पे कुछ और गेम कर रहे थे और फिर फैसला हो कि जो सीनियर मोस्ट थे उसको लगा दिया जाए, और वो हाफिज साहब भी सीनियर मोस्ट थे और इमरान खान ने बीच में कहा कि जनाब जो शमशाद मिर्ज़ा साहब उनको भी लगा दिया जाए, वो भी ठीक है, लेकिन कुर्रा इन्हीं के नाम पे निकला। और अमेरिका की तरफ से जो इतलात है पाकिस्तान में, जो कहा जा रहा है, जो हमारे ज़राए कह रहे हैं, जो अंदर के लोग हैं, जो वाकफान हाल हैं, वो ये कहते हैं कि जो पहले आर्मी चीफ हैं जिनके तकर्रर से पहले अमेरिका से नहीं पूछा गया। और ये जब वहाँ गए हैं दौरे पे, जो भी दौरे पे जाते हैं, अमेरिका के दौरे पे जाते रहे हैं माजी में आर्मी चीफ, तो उन दौरे के बाद वापस आके वो बहुत सारे फैसले करते हैं। फिर वो सऊदी अरब के दौरे पे जाते हैं, फिर वो कतर के दौरे पे जाते हैं, फिर वो यूएई के दौरे पे जाते हैं, फिर वो दीगर ममालिक के दौरों पे जाते हैं, वहाँ से कोई पैगाम लेके आते हैं, फिर इस्लामी ममालिक के साथ या चीन के साथ फिर उन मामलात को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये इसके उल्ट हुआ है। हमारे जो आर्मी चीफ है ये सारे फैसले करके गए हैं, वापस आके फैसले नहीं करने, ये फैसले करके गए हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहला दौरा जो था इनका ओहदा संभालने के बाद वो सऊदी अरब का था, फिर यूएई के, फिर कतर के दौरे, फिर तुर्किया के दौरे, और फिर सी पैक के हवाले से जो पाकिस्तान में कमेटियाँ बनी, जो मीटिंग्स होती हैं उनमें इनकी शमूलियत, शिरकत और सारे, और फिर इनके दौरों के बाद इस्लामी ममालिक या खलीज के ममालिक के दौरों के बाद फिर हुकूमत पाकिस्तान के साथ MOUs जो साइन हुए हैं, आपको याद होगा यूएई में वो कोई 25 अरब के करीब, और सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इवन ये कि कुवैत के साथ भी कुछ ऐसे मामला चल रहे हैं पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से। और सऊदी अरब तो सी पैक में भी सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो गया है, जो खबरें हैं उनकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे मामला तय करके गए हैं यहाँ कि जनाब यहाँ से हमें पैसा मिल रहा है, यहाँ से सरमायाकारी आनी है, सी पैक को बहाल करना है। अब जो सी पैक वाला मामला है ना, इसमें एक जो शिक थी उसमें वो ये था कि ये मुआहदा जो है, जो चाइना का और पाकिस्तान का है, इसके मुदरजात या तफसीलात जो हैं वो IMF या किसी और मुल्क को नहीं दी जाएंगी। लेकिन खान साहब ने ये सारा मुआहदा जो है IMF के सामने आश्कार कर दिया था, और फिर रौला पड़ गया, और फिर चाइना जो है पाकिस्तान के साथ नाराज हो गया। और इमरान खान साहब जो इनकी जो हुकूमत आई थी, रज़ाक दाऊद, आपको याद होगा इनके जो वजीर थे, उन्होंने कहा जी ना पता नहीं 3 साल के लिए फ्रीज कर दें इसको, सी पैक को। इस तरह की बातें भी हुई थी। सी पैक को सबोताज करने के लिए खान साहब आए थे, और इस हवाले से अमेरिका की मुकम्मल आशीर्वाद जो है इनको हासिल थी, या जो लोग सी पैक के खिलाफ थे। तो वो सवाल, और उसमें एक शिक ऐसी थी जो मुझे पता चला है कि यहाँ सी पैक जो रोड है वहाँ एक फौजी छावनी भी जो है वो कायम होनी थी, और उस छावनी के क़याम में चाइना का एक बड़ा किरदार होना था। कुछ लोग तो ये कहते हैं जनाब वो एक तरह से चाइना का फौजी अड्डा होना था। अब इन्होंने ये किया, जब रिवाइवल हुई है सी पैक की, तो अब ये तय हुआ है, चाइना को इन्होंने मना लिया है कि जनाब अगर यहाँ फौजी छावनी कायम की जाती है तो उससे इससे अस्करी जो उसका इस्तेमाल है इस सी पैक का, वो नहीं होना चाहिए।
तो कहते हैं इससे दुनिया में बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा मसाइल पैदा हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, तो ये आप जो है ना प्रोजेक्ट इस हद तक इसको तर्क कर दें। अब पता ये चला है कि चाइना जो है वो रजामंद हो गया है कि ठीक है जनाब, बाकी वो फौज तो इन्होंने वो लगानी है, उसके लिए पता नहीं कितने डिवीज़न फौज जो है वो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो एक अलग इशू है। एक और मामला था वो जो मैं छावनी कायम करने की बात कर रहा हूँ, तो वो अब उससे जो कह लें चाइना जो है वो मान गया या दस्तबरदार हो गया है। तो अब जो ये बातें करके आए हैं यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ और कतर, कुवैत, सारे जितने भी ममालिक हैं जहाँ जो महादात हुए हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, इनके हवाले से बताया जा रहा है, ख़ास तौर पे सी पैक के हवाले से, ये अमेरिका को एतमाद में लिया जा सकता है, ये लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका कहे कि जनाब ये क्यों किया तो ये पीछे हट जाएंगे। सिर्फ उनको बताने गए हैं कि जनाब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ना सी पैक से परेशान होने की ज़रूरत है, ना जो पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी और सी पैक में लोग जो दीगर ममालिक हैं जो सरमायाकारी करेंगे, ना उससे आपको कोई खतरा है। और बातें करने वाले तो ये भी कह रहे हैं, अंदर की खबर रखने वाले जो वाकफान हाल हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस दौरा के बाद कुछ ऐसी इम्प्रूवमेंट देखने में आएगी इस खित्ते में कि भारत जो है वो भी किसी न किसी अंदाज में सी पैक से इस्तिफादा करने की या फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है आर्मी चीफ इस हवाले से भी वहाँ से कुछ लेके आएँ। वो जो मुस्तक़बिल के मुमकिन वज़ीर-ए-आज़म हैं नवाज़ शरीफ साहब, वो तो पहले ही ये कह चुके हुए हैं कि हमसायों के साथ तल्लुकात बिगाड़ के जो मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने भारत का नाम भी लिया, अफ़गानिस्तान का नाम भी लिया, ईरान का नाम भी लिया, चाइना का नाम भी लिया। इसी तरह के मामलात में भी वहाँ जो हैं डिस्कस हों और कहा ये जा रहा है कि कुछ इस दफ़ा जो देकर नहीं आएंगे, कुछ लेके ही आएंगे। और अगर पाकिस्तान पे कोई दबाव डालने की कोशिश की गई कि जनाब जैसे पहले होता था सी पैक बंद कर दो जनाब, तुसी रशिया उधरों पैसे क्यों ले रहे हो, उधरों पैसे क्यों ले रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इस तरह की बात इस दफ़ा नहीं होगी क्योंकि ये सारे मामला तय करके गए हैं, ये चीज़ें फाइनल हो चुकी हुई हैं। वहाँ सिर्फ उनको एतमाद में लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी वो जो अस्करी ज़राए हैं हमारे, वो तो ये करें नहीं जनाब, वो तो हमारे वो जो सिर्फ फौजी मामलात हैं उन्हीं की हद तक वो उनके साथ बात करेंगे और कोई जो सियासी मामलात हैं और जो खारजा अमूर के हवाले से बातें होती हैं उनमें नहीं करेंगे। लेकिन ये होता नहीं है, ये बस कहने की बातें होती हैं जनाब। अमूर खारजा के हवाले से कोई बात नहीं होगी, पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ ख़ास तौर पर चाइना और भारत के साथ जो मामलात हैं या ईरान के साथ मामलात हैं उन पर बात नहीं होगी, वो बात होगी। लेकिन वो तसल्ली ये दी जा रही है कि ये आर्मी चीफ माजी के जो आर्मी चीफ होते थे उनकी तरह कोई सौदा करके नहीं आएंगे मुल्क की मुफाद का। अब देखें, अल्लाह करे हाफ़िज़ साहब जैसा उनके बारे में तासर पाया जाता है ऐसा ही हो। और मैंने ये पहले भी कहा है आपको कि जो भी नया आर्मी चीफ आता है तो यही यहाँ गलगला वावेला होता है कि वाह जी वाह, ऐसा आर्मी चीफ पहले नहीं आया। अल्लाह करे इनके बारे में जो तासर है कि ऐसा आर्मी चीफ पहले नहीं आया वो सच साबित हो, दुरुस्त साबित हो। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और दूसरा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वाला केस है, रेफरेंस जो है वो 12 दिसंबर को उसकी समाअत हो रही है। 9 रुकनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो उसकी समाअत कर रहा है। इसकी पहले भी समाअतें हो चुकी हैं, 5-6 समाअतें हुई थी और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में 2011 में शायद ये फाइल किया गया था। इसमें पूरी तफसील के साथ बात कर चुका हूँ मैं कि उसमें क्या निकात हैं और जो इनको सज़ा हुई थी उसमें क्या खामियां हैं, शहादतों में क्या गड़बड़ है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब अगर इस रेफरेंस में जो सवालात उठाए गए हैं उनके जवाब आ जाते हैं जरदारी साहब की मंशा के मुताबिक या पीपल्स पार्टी की मंशा के मुताबिक या जो रेफरेंस भेजा गया था जिस वक्त वो सोच थी इनकी कि ये जवाब आएंगे, तो फिर तो जो अदलिया का तकद्दस और वक़ार है उसकी चूल्हे हिल जाएंगी, हिल के रह जाएगा सारा सिस्टम जो पाकिस्तान का है। जो अदालती निज़ाम पाकिस्तान में जो होता रहा है इससे सबको पता है, जो भी होता रहा है, जहाँ मार्शल लॉ को जो है डिक्टेटरों को जहाँ जवाज़ बख्शा जाता रहा है फैसलों के ज़रिए और एक बंदे को फांसी लगा दी। और मैंने जिक्र भी किया था कि एक तकरीब से खिताब करते हुए जो काजी फायद ईसा साहब हैं मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा था जनाब जब मैंने ये टीवी पे देखा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह साहब जो हैं वो
कह रहे हैं कि भुट्टो वाले केस में बड़ा दबाव था हमने, तो वो मेरे कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये बातें हो रही है ना, और कोई बंदा मानने के लिए तैयार नहीं जनाब कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सही सजा दी गई है। और फिर ये भी मैंने भी ये अर्ज़ किया था, ये जनाब सज़ाए मौत का केस नहीं बनता था। 109 जो है इसमें जो इमा की बुनियाद पे जनाब फलां की इमा पे ये कार्रवाई डाल दी, तो उसमें तो सज़ाए मौत का कोई तसव्वुर ही नहीं, कोई ऐसा, ये एक ही प्रेसिडेंट है। अच्छा, जो बाबर मान साहब ने वो बड़ी कार्रवाई डाल के गए हुए हैं इसमें। वो वज़ीर कानून थे ना, वो कहते मैं खुद पेश होऊँगा जनाब, खुद पेश होऊँगा। तो उनका जनाब अगर खुद पेश होना तो आप वज़ीर नहीं रह सकते। तो फिर इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन रिज़ाइन किया था ये ज़रदारी साहब को इस हद तक इन्होंने शीशे में उतारा हुआ था कि इन्होंने वो वज़ारत से रिज़ाइन किया, लेकिन साथ ही ये कहा कि मेरा भाई है, मेरे ख्याल तारक उसका नाम था, तारक अवान, कि उसको आप एडवाइज़र लगाएँ मेरी जगह। उसको फिर एडवाइज़र लगाया था इनको। फिर इनके वो जो स्विस अकाउंट वाला केस था उसमें फिर इनको नोटिस हो गया और फिर इनका लाइसेंस मुअत्तल हो गया, कि इनका बाबर साहब का। और बाबर साहब जो है वो उनको भी धोखा दे गए। वो जो वो कह चाह रहे थे जरदारी साहब कि ये बाबर मान अपने खाते में डाल ले वज़ीर आज़म की बजाय, कि मैंने मशवरा दिया है कि जनाब खत ना लिखा जाए, लेकिन ये इधर उधर हो गए, मिलते ही नहीं थे उन्होंने। फिर पीपल्स पार्टी वैसे ही छट गए, फिर लाइसेंस मुअत्तल हो गया। फिर अब एतजाज़ अहसन साहब जो हैं इस केस में, वो उनका वकालतनामा जो है वो जमा है, बाबर मान की जगह एतजाज़ अहसन साहब जो हैं इसमें वकील हैं। और 22 दिसंबर को इस केस की जो है वो समाअत होने वाली है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या सदर की तरफ से जो रेफरेंस भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट जो रेफरेंस में उठाए गए सवालात होते हैं उनका जवाब देने से इनकार कर सकती है? पहले तो ये देखें सवाल क्या हैं। जो 5 सवालात भेजे गए थे भुट्टो केस में वो ये हैं कि जनाब क्या जो भुट्टो केस का जो ट्रायल था, जो कत्ल का इल्ज़ाम था उनके खिलाफ, वो आइन में दर्ज जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उनके मुताबिक था, बुनियादी यानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। और फिर क्या जो भुट्टो को सज़ा दी गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा, क्या उसे अदालतों में मिसाल के तौर पर या अदालती नज़ीर के तौर पे पेश किया जा सकता है? वो पेश नहीं होता। 109 की हद तक पेश नहीं होता, बाकी मामलात में पेश होता है वो। और वह कहते हैं कि क्या अगर पेश नहीं होता या पेश नहीं हो सकता तो फिर उसके क्या, उस फैसले के क्या नताइज होंगे? एक ये सवाल था। और तीसरा सवाल ये था कि जनाब कि क्या जो भुट्टो साहब को फैसला दिया गया था वो जानिबदाराना नहीं था या गैर मुनसिफाना नहीं था, क्या इंसाफ के असूलों के मुताबिक था? और फिर क्या कुरानी अहकामात की रोशनी में ये फैसला दुरुस्त था जो भुट्टो साहब को सज़ाए मौत सुनाई गई थी? और फिर जो उनके बयानात और गवाह हैं जो उस केस में पेश हुए थे वो सज़ाए मौत देने के लिए काफ़ी थे? ये सवालात हैं। अगर इन सवालात के जवाब ढूंढे जाएं फिर तो भाई साहब ये पूरा जो ट्रायल है, जो एक एक शहादत जो है उसमें गौर करना पड़ेगा। इसके लिए उस वक्त मैंने ये कहा था जो अदनान मेंडिस की तरफ से इस मामले को देख लें। उनको 1961 में फौजी जनता ने सज़ाए मौत दे दी थी और फांसी चढ़ा दिया था, और 90 की दहाई में फिर उनके जो जिस जुर्म में उनको सज़ा दी गई थी वो बरी कर दिया पार्लियामेंट ने। और फिर उनके जो सरकारी एजाज़ात हैं वो बहाल किए गए थे, उनका मकबरा बना, उनके नाम पे एयरपोर्ट भी बनी, मुख्तलिफ सड़कों के नाम रखे गए, यूनिवर्सिटी उनके नाम पे बनी। यानी वो विलन से हीरो बन गए थे पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में। अब इसमें भी ये मैंने कहा था कि किया जा सकता है। अब मसला ये है कि अपनी नौइयत का पाकिस्तान में, पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहला मामला है कि जो अदालती फैसला है उस पे नज़रसानी के लिए एक सदारती रेफरेंस आया है। सदारती रेफरेंस जो है वो आइन का आर्टिकल है 186, वो एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है। यानी सदर अगर समझता है जो मफाद आमा का सवाल है, मामला है, तो उसको सवालात की शक्ल में वो सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं और सुप्रीम कोर्ट से उसकी राय मांगते हैं। मुशावरती इख्तियार है ये सुप्रीम कोर्ट का, मशवरा मांगते हैं जनाब इस पर ये क्या होना चाहिए, हर एक सवाल का जवाब। और मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में अपनी नौइयत का पहला केस है। भारत में ऐसे 2-3 केस आ चुके हुए हैं, और जैसे पाकिस्तान और भारत का आइन जो है ना इनमें बड़ी मुमासलत है। इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं ना उनमें जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स हैं उनके जो फैसले हैं हमारी अदालतें उसको प्रेसिडेंट के तौर पे या अदालती नज़ीर के तौर पे कबूल करती हैं, उनका जिक्र भी करती हैं। लेकिन काजी साहब कहते हैं जनाब मेरे सामने भारतीय
ਜਜਮੈਂਟ का आप हवाला न दें। अपने मुल्क की जजमेंट इस काबल ना होवे कि ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਾਜ਼ੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। और भारत में जो एडवाइजरी जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, उससे मुतल्लक आर्टिकल है 143 143, और उस हवाले से जो मैं कह रहा हूँ वहाँ कुछ जजमेंट्स ऐसी हैं। वहाँ एक तमिलनाडु जो उनका सूबा है, रियासत है, और कर्नाटका, उनके दरमियान जो कावेरी रिवर है, उसको कावेरी वाटर केस कहते हैं, वो फड्डा पड़ गया। जैसे हमारे आइन में है कि अगर दो सूबों के दरमियान या वफाक और किसी एक सूबे के दरमियान मामला हो, तनाज़ा पैदा हो जाए, तो उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। वहाँ भी उनके कानून में भी यही है। वो जो कावेरी वाटर, शायद मैं तलफ़्फ़ुज़ आगे पीछे कर रहा हूँ, कावेरी वाटर केस था जो ना, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया जो वफाक को पसंद नहीं आया, तो उस पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था, जैसे भुट्टो वाले केस में वो रेफरेंस फाइल किया था। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि जनाब अगर जुडिशियल साइड पे कोई फैसला कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर सदारती रेफरेंस के जरिए उसे कलअदम नहीं किया जा सकता, उसे सेटिसाइड नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं आप राय मांगते हैं, कानूनी राय हमारी, कि आप बताएं कि कानून इसमें क्या कहता है, आपकी नज़र में ये क्या मामला है। वो कहते हैं जो जुडिशियल डिसीजन होता है, जो अदालती फैसला होता है, वो यही होता है, वो अदालत ही की राय होती है। तो उस राय के ऊपर दूसरी राय कैसे मांगी जा सकती है, वो कैसे दी जा सकती है, वो डिक्लेयर किया था। और एक और केस था मेरे ख्याल, वो उनका ये 2G वाला जो मामला था, 122 के करीब जो लेसन्स हैं वो मनसूख कर दिए गए थे, फिर एक सदारती रेफरेंस भेजा गया था और उसमें ये कहा गया था कि क्या जो पॉलिसी मैटर हैं उनमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुदाखलत कर सकती है। तो उस वक्त इन मुकदमात में बुनियादी तौर पे जो केस है वो जो मैं अर्ज किया कावेरी वाटर केस, उसमें जो रेफरेंस आया था उसमें जो डिक्लेयर कर चुके हुए हैं कि जनाब ये सवालात जो उठाए जा रहे हैं हमारे सामने, इसका जवाब फैसले में मौजूद है। अब उस पर नज़रसानी नहीं हो सकती, फैसला हो गया फिर नज़रसानी भी हो गई, अब उसके ऊपर रेफरेंस के जरिए उस फैसले को कलअदम नहीं किया जा सकता। यानी अगर इस बुनियाद पे देखें, इस फैसले की रोशनी में अगर इसको नज़ीर के तौर पे मान लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर भुट्टो साहब वाला जो केस है वो नहीं चल सकता, वो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, एक नया पंडोरा बॉक्स। और इसमें अटार्नी जनरल जो है हमारे, उनको भी 27 A के नोटिस हैं, यानी वो अदालत की मावनत करेंगे, वो हुकूमत के नुमाइंदा के तौर पर पेश नहीं होंगे बल्कि अदालत के मावन के तौर पे इस केस में पेश होंगे, अपने दलाइल देंगे। और जो मेरी इतला है, वहाँ जो अटार्नी जनरल ऑफिस है, वहाँ ये जो जिस केस का मैंने हवाला दिया है, भारतीय जजमेंट्स का जिनका हवाला दिया है, ये कपड़े शापियाँ करवा ली गई हैं। मे भी अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, कोई हिदायत नहीं है कि जनाब आपने ये करना वो करना। अगर वो इंडिपेंडेंटली ये देते हैं तो मेरा ख्याल है कि वहाँ से जो इंडियन मैंने जजमेंट्स के हवाले दिए हैं वो वहाँ बयान किया जा सकता है अटार्नी जनरल ऑफिस की तरफ से। और फिर दूसरा जो भारतीय जजमेंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें ये भी था कि ऐसा जो रेफरेंस है जो किसी अदालती फैसले को कलअदम करने के लिए जो इसके खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट जो सवालात दिए गए हों, पेश किए गए हों सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब के लिए, उनमें से तमाम सवालात के जवाब देने से भी इनकार कर सकती है और किसी एक सवाल का जवाब देने से भी इनकार कर सकती है। यानी वो इनकार कर सकती है वहाँ की जो जजमेंट है उसकी रोशनी में। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला केस है। और बात यह है कि एक आम तासर है हर बंदे के जहन में कि भुट्टो साहब को गलत फांसी दी गई, जुडिशियल मर्डर है, ये बातें भी हो रही हैं। और जो काजी साहब ने तकरीर में कहा था उससे भी ऐसा ही तासर मिला कि वो भी यही समझ रहे हैं। इस नज़र में देखें तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है ये इस केस को आगे चलाएगी। लेकिन जो मैंने कानूनी पोजीशन बताई है जो कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी हुई है और बाज़ाहिर है भी यही कि एक अदालती फैसला है, अदालत ने अपना माइंड अप्लाई करके एक जुडिशियल साइड पे फैसला दे दिया, तो अब उस पर क्या राय देनी है सुप्रीम कोर्ट ने,
और अगर अटॉर्नी जनरल की ये बात मान ली जाती है तो मे बी ये कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन के साथ इस मामले को निपटा दिया जाए कि तमाम सवालात के जवाब ना दिए जाएँ और बस वो अदालती नज़ीर वाला और 1-2 सवालों के जवाब दे के मामले को गोल-मेल करके ये। लेकिन जो काज़ी साहब के हवाले से जो ये एक बैठी हुई है बात हम सहाफ़ियों के ज़हन में कि उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि जनाब माज़ी में जो फ़ैसले हुए हैं, उससे अदलिया की नए किसी फ़ैसले से किस हद तक बदनामी होगी। वैसे तो ये पहले भी माफ़ी माँग चुकी है सुप्रीम कोर्ट, नज़रिए ज़रूरत के ख़िलाफ़ जो इसका मुशर्रफ वाला पीसीओ वाला केस था, उसके फ़ैसले में वो मेरे ख़्याल 2009 में वो फ़ैसला आया था। उसका मेरे ख़्याल 31 जुलाई को, अब मुझे एग्ज़ैक्ट तारीख़ याद नहीं। तो मुशर्रफ पीसीओ वाले केस में उसमें भी इन्होंने रिपेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। माज़ी में जो हम ये जायज़ करार देते रहे हैं पीसीओज़ को और मार्शल लॉ को, तो उसपे हमें तअस्सुफ़ का इज़हार किया था, अफ़सोस का इज़हार किया था और एक तरह से माफ़ी माँगी थी। तो अब भी मे भी कुछ ऐसा फ़ैसला आ जाए, तवक्को ये की जा रही है अमूमी तौर पे कि जनाब हो सकता है कि भुट्टो साहब के हवाले से कुछ ऐसा फ़ैसला आ जाए जिससे जो जुडिशल मर्डर वाली बात है उसकी तईद हो जाए। लेकिन जो अटॉर्नी जनरल ऑफ़िस में किताबें खुल गई हुई हैं, किताबें खोल के बैठ गए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मसला भी वहाँ, ये नुक्ता भी वहाँ ज़ेर बहस ज़रूर आएगा कि जनाब आप इन सवालात के जवाब नहीं दे सकते, आप जवाब ना दें। माज़रत कर लेंगे जनाब, पहले फ़ैसला हो गया हुआ, तब आप इस पे क्या राय दें? अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखें क्या होता है जनाब। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।